हमारा यूनिवर्स कैसे बना, किससे बना, कब बना, क्यों बना, सबसे पहले क्या था? इन सभी सवालों के जवाब में आप मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरीज की हेल्प ले सकते हो। लेकिन एक सवाल जिसके जवाब में मॉडर्न थ्योरीज भी कहती है कि इसे पता करना सबसे मुश्किल है, वो सवाल है कि सबसे पहले क्या था, यानी कि यूनिवर्स की इनिशियल स्टेट क्या थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वेदों से एक थियरी दी गई है जो न सिर्फ ये बताती है कि हमारे ब्रह्मांड की इनिशियल स्टेट क्या थी, बल्कि यह थियरी उन सभी सवालों का जवाब दे सकती है जो दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों के लिए एक परेशानी बने हुए हैं। दुनिया के अधिकतर वैज्ञानिक आज बिग बैंग थियरी को सही मानते हैं, लेकिन वहीं पर स्ट्रिंग थियरी को शक की नज़र से देखते हैं। वैज्ञानिकों को स्ट्रिंग थियरी की इस बात को लेकर ये शक है कि किसी पदार्थ को तोड़ते जाएं तब एक ऐसी अवस्था भी आ जाएगी जो पार्टिकल फॉर्म में न होकर स्ट्रिंग्स की फॉर्म में होगी, यानी कि सिर्फ कंपन के रूप में। जहां अधिकतर वैज्ञानिक इसे शक की नज़र से देखते हैं, वहीं वैदिक फिजिक्स इसे सही बताती है। जहां वैदिक फिजिक्स स्ट्रिंग थियरी के इस फैक्ट को मानती है, वहीं स्ट्रिंग थियरी की बाकी बातों को साफ तौर पर गलत मानती है। वैदिक रश्मि थियरी को जानने से पहले हम आपको बता दें कि इस थियरी में मॉडर्न साइंटिफिक थियरीज के सभी अच्छे गुण मौजूद है, लेकिन इन थियरीज की कमियां नहीं हैं। इसलिए यह ब्रह्मांड की एक यूनिफाइड थियरी है जो सबको यूनिफाई करती है। सो वेलकम टू यूनिफाइड थियरी ऑफ यूनिवर्स, वैदिक रश्मि थियरी। अगर आप किसी पदार्थ को तोड़ते चले जाएं तो आपको पदार्थ की अलग अलग अवस्था मिलेगी। सबसे पहले आपको पदार्थ की मॉलिक्यूलर स्टेट मिलेगी, इसके बाद एटॉमिक स्टेट मिलेगी जहां पदार्थ सिर्फ एटम्स के रूप में रहेगा। उसके बाद वही पदार्थ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की अवस्था में मिलेगा। इससे आगे क्वार्क्स के रूप में, और इस तरह आगे चलते हुए एक अवस्था ऐसी आएगी जहां पार्टिकल फॉर्म नहीं रहेगी। अब यह पदार्थ आपको सिर्फ कंपन यानी वाइब्रेशन के रूप में मिलेगा। वाइब्रेशन के लिए भी मीडियम चाहिए, इसलिए इसके आगे की स्टेट वो मीडियम या माध्यम होगा जिसमें यह वाइब्रेशन हो रहा है। यहाँ पर आप धीरे धीरे पदार्थ की और भी सूक्ष्म अवस्था तक पहुँचते चले जाएंगे। इसके बाद आकाश तत्व, और इसके बाद मनस तत्व, फिर अहंकार तत्व, और उसके बाद महत तत्व। इस तरह अंत में प्रकृति तत्व तक पहुँच जाएंगे। हमारा ब्रह्मांड अपनी शुरुआती अवस्था में प्रकृति तत्व के रूप में था, यानी कि इस ब्रह्मांड की शुरुआत में पूरा यूनिवर्स इनफाइनाइट वैक्यूम स्पेस में अपनी फंडामेंटल अवस्था प्रकृति के रूप में फैला हुआ था। तब टेम्परेचर बिल्कुल एब्सोल्यूट जीरो था, लाइट बिल्कुल भी नहीं थी, अनंत अंधकार था, मास भी जीरो था, एनर्जी भी जीरो थी। अनंत वैक्यूम स्पेस में कहीं भी कोई फोर्स नहीं था, फोर्स भी जीरो था। तब किसी फोर्स का अस्तित्व भी नहीं था, गति भी शून्य थी, कोई भी मोशन नहीं थी, साउंड भी नहीं था। और तब काल तत्व अपनी जागृत अवस्था में नहीं था। वो अवस्था ऐसी थी जैसे कि कुछ भी अस्तित्व में ही ना हो। कल्पना करके देखिए कि कुछ भी न होने की अवस्था कैसी होती है। कुछ ऐसी अवस्था में ब्रह्मांड था, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं कि कुछ था ही नहीं। यानी कि हमारा ब्रह्मांड पहले शून्य नहीं था, शून्य जैसा था, क्योंकि पदार्थ की अपनी मूल अवस्था यानी फंडामेंटल स्टेट में पदार्थ की प्रॉपर्टीज ही स्लीपिंग मोड में चली जाती है। इसे सुषुप्ति अवस्था कहा जाता है। जैसे एक कमरे में बहुत से बच्चे सो रहे हों, तब आप उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज को नहीं बता सकते, लेकिन उनके जागने के बाद आपको उनकी अलग अलग स्वभाव का पता चलेगा। शुरुआत में ब्रह्मांड में पदार्थ ऐसी अवस्था में होता है। यह मैटर की प्राकृतिक यानी नेचुरल अवस्था है, इसीलिए इस अवस्था का नाम प्रकृति है। यानी कि ब्रह्मांड अपनी प्राकृतिक अवस्था में रहता है। ये ब्रह्मांड नष्ट होने के बाद भी इसी प्राकृतिक अवस्था में चला जाएगा, यानी कि प्रलय अवस्था में यह ब्रह्मांड चारों तरफ से अपने ही अंदर लय हो जाएगा। अगर आप इसे देख पाओ तो आपको लगेगा जैसे ब्रह्मांड स्वयं को निगल गया हो। तो यह होती है ब्रह्मांड की प्राथमिक अवस्था, जिसे आप नथिंगनेस जैसा मान सकते हो, लेकिन ये नथिंगनेस नहीं होती है। महावैज्ञानिकों में महादेव शिव ने, महर्षि ब्रह्मा ने और भगवान मनु ने इस अवस्था को अव्यक्त कहा है।
यानी कि इसे आप पूरी तरह नहीं जान सकते, क्योंकि इस अवस्था में पदार्थ के अपने गुण ही व्यक्त नहीं रहते हैं। जैसे 1/0 या 0/0 को डिफाइन नहीं कर सकते, उसी तरह यह अवस्था है जिसे पूरी तरह कभी भी व्यक्त नहीं किया जा सकता। अब इस अवस्था से ब्रह्मांड कैसे बनता है? वैदिक रश्मि थियरी में ईश्वर की मुख्य भूमिका है। ईश्वर जो सर्वव्यापक है, हर जगह है, वह इस प्रकृति की साम्य अवस्था को भंग कर देता है, इक्विलिब्रियम को ब्रेक कर देता है और पूरे इनफाइनाइट वैक्यूम स्पेस में हर जगह एक ही मोमेंट पर एक ही रश्मि उत्पन्न होती है, जो कि सबसे सूक्ष्म होती है। इसे ओम रश्मि कहा जाता है। यह रश्मि ही काल तत्व का जागृत रूप होती है। ईश्वर प्रकृति की साम्य अवस्था को भंग करके काल तत्व को जागृत करके इस पदार्थ में ओम रश्मि के माध्यम से और भी सूक्ष्म कंपन उत्पन्न करता है, जिसे प्रकृति पदार्थ के अन्य सभी गुण धीरे धीरे जागृत होने लगते हैं। यह प्रकृति पदार्थ अलग अलग रूपों में परिवर्तित होने लगता है। जैसे एक सेव को सड़े हुए रूप से उसके पके हुए रूप में ला दिया जाए, इसी तरह यह प्रकृति तत्व पहले महत तत्व में, महत तत्व से अहंकार, अहंकार से मनस तत्व, मनस तत्व से आकाश तत्व में परिवर्तित होता है। इसमें करोड़ों साल लगते हैं। ये आकाश तत्व स्पेस होता है, जिसकी वजह से गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, जिसे वैज्ञानिक स्पेस टाइम कहते हैं। आकाश तत्व बनने के बाद इस आकाश तत्व में ही अनेकों प्रकार की छंद रश्मियां बनती है। जैसे एक शांत समुद्र में लहरें बनती है, उन लहरों में भी छोटी छोटी लहरें होती है। इसी तरह आकाश तत्व में लहरों जैसी छंद रश्मियां उत्पन्न होती रहती है। इन सभी स्थूल रश्मियों में ओम रश्मि व्याप्त रहती है। जैसे किसी लोहे की रोड में हीट व्याप्त दिखाई देती है, ओम रश्मि इन सब रश्मियों को कंट्रोल करती है। इसके बाद वायु तत्व बनता है और वायु तत्व के बाद ब्रह्मांड में अग्नि तत्व बनता है, जिसमें फोटॉन्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, चार्ज आते हैं। इसके बाद कॉस्मिक मेघ बनता है, जहां पर जल तत्व बनता है और उसके बाद पृथ्वी तत्व बनता है। इस कॉस्मिक मेघ से ही लाखों करोड़ों सालों में सूर्य और ग्रहों का निर्माण होता है और इसके बाद तारों में न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू होता है। इसके बाद तारों के चारों तरफ जो ग्रह अपनी कक्षा में घूमना शुरू करते हैं, उनकी कक्षा कुछ रिवॉल्यूशन के बाद में स्थिर होती है। यानी कि जब कोई ग्रह अपने सूर्य के चारों तरफ घूमता है, तब पहले उसकी कक्षा स्थिर नहीं होती, वो ग्रह अपने पाथ से डेविएट होता रहता है। वैदिक थियरी यह भी बताती है कि ब्रह्मांड में किसी भी ग्रह को अपने शुरुआती अवस्था में अपनी कक्षा को स्थिर करने में 60 रिवॉल्यूशन लगते हैं। इस तरह ब्रह्मांड पैदा होता है। ब्रह्मांड में प्रत्येक नियम को ओम रश्मि यानी काल तत्व कंट्रोल करता है और काल तत्व को ईश्वर प्रेरणा देता है। यह सब किस तरह होता है, इसे समझने के लिए ये वीडियो देखिए। वीडियो में एक आदमी एक छोटे से ब्लॉक को एक पेन की टिप से धक्का देता है और इस तरह चेन रिएक्शन से बड़ा ब्लॉक गिर जाता है। इसी तरह ईश्वर सबसे पहले काल तत्व को प्रेरित करता है और आगे चेन रिएक्शन की तरह सूक्ष्म लेवल से स्थूल स्तर पर ब्रह्मांड की प्रत्येक क्रिया निरंतर संचालित होती है और प्रलय अवस्था तक होती रहेगी। वैदिक थियरी के अनुसार क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का साइकिल प्रवाह से अनादि यानी बिगिनिंग लेस है। जैसे दिन से पहले रात है और रात से पहले दिन, इसी तरह ब्रह्मांड भी इनफाइनाइट टाइम से बन और नष्ट हो रहा है। यह साइकिल हमेशा से चलता आ रहा है। तो फ्रेंड्स, यह है वैदिक रश्मि थियरी, जिसे वैदिक वैज्ञानिक आचार्य अग्निव्रत जी ने 10 वर्ष की मेहनत से वेदों से खोजा है और इसे पहली बार BHU वाराणसी की साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया गया था। ये थ्योरी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट में मुझे जरूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।